चलो, आज हमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। बनाओ हेडिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। इसमें लिखो अल्ट्रा वायर्स मीन्स बियॉन्ड द पावर। अल्ट्रा वायर्स मीन्स बियॉन्ड द पावर। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 2, if a company does anything which is ultra wires its powers or objects, ultra wires its powers or objects, it is void. It is void. And not binding on the company. It is void and not binding on the company. इसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी कैन नाइदर sue nor be sued. Company can neither sue nor be sued on an ultra vires transaction. Neither sue nor be sued on an ultra vires transaction. इसके बाद लिखो नेक्स्ट, MOA and articles are public documents. MOA and articles are public documents. Therefore, one who deals with the company, one who deals with the company is deemed to know, is deemed to know about company's powers and objects. About company's powers and objects. Next, an act which is ultra vires, an act which is ultra vires the company is void and cannot be ratified, cannot be ratified by shareholders of the company. An act which is ultra vires the company is void and cannot be ratified by shareholders of the company. Good afternoon, Mansi.
चलो अब देखो, हमने यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है, अपने टॉपिक का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। देखो अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड द पावर्स। यहाँ पे जो एक टर्म है अल्ट्रा वायर्स, अच्छा अल्ट्रा वायर्स है, वायरस मत कर देना, VIRES ही स्पेलिंग रखना। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स का क्या मतलब होता है, बियॉन्ड द पावर्स। हिमांशी स्टार्टिंग से ही है ये टॉपिक। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स। बियॉन्ड द पावर्स का मतलब आपकी औकात के बाहर है कोई काम, यानी आपकी पावर में ही नहीं है वो काम करना। अगर कोई चीज आपकी पावर में नहीं है आप फिर भी वो कर लेते हो तो वो काम वैलिड नहीं होगा, वो काम क्या मान लिया जाएगा, वो काम वॉइड मान लिया जाएगा। ठीक है, सो क्या बोला यहाँ पे, जो भी चीज आपकी पावर के बियॉन्ड है, अगर कंपनी कोई भी ऐसी चीज करती है जो कंपनी के पावर में नहीं है, उस चीज को हम क्या मान लेंगे, वॉइड मान लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सुनो। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ABC लिमिटेड, अपनी कंपनी है ABC लिमिटेड। जैसे उस दिन हमने एग्जाम्पल लिया था कि मान लो ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या काम करती है, इसके MOA के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, कॉस्मेटिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, बट ये कंपनी ने कॉस्मेटिक्स के अलावा टेक्सटाइल का काम भी चालू कर दिया, IT का काम भी चालू कर दिया, केमिकल्स का काम भी चालू कर दिया, ठीक है, फूड का काम भी चालू कर दिया। एक बात बताओ, क्या वो ये सारे काम कर सकती है, नहीं कर सकती। एक कंपनी की पावर में जो लिखा हुआ है, अच्छा ये कहाँ लिखा हुआ है, MOA के ऑब्जेक्ट क्लॉज में, तो उसकी पावर उसके पास सिर्फ क्या है, कॉस्मेटिक्स का काम करने की है। अगर कॉस्मेटिक्स के अलावा उसने इसमें से कोई भी काम किया तो इस सारे को हम क्या बोल देंगे, अल्ट्रा वायर्स। इस सब को हम क्या बोल देंगे, अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर, यानी पावर के बाहर जाके कुछ भी करोगे तो पावर के बाहर जाके कुछ भी करना वैलिड नहीं है। ये सारी चीजें क्या मान ली जाएगी, वॉइड मान ली जाएगी। ठीक है, चलो अब है ना एक और चीज सुनो। देखो कंपनी है अगर, तो हम ये बात कर रहे हैं कि कंपनी की जो अल्ट्रा वायर्स एक्टिविटी हो सकती है, मतलब बियॉन्ड द पावर, तो वो बियॉन्ड द पावर किस किस की हो सकती है। एक हो सकती है बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनीज एक्ट, एक हो सकती है बियॉन्ड द पावर्स ऑफ MOA, और एक हो सकता है बियॉन्ड द पावर्स ऑफ आर्टिकल्स या बियॉन्ड पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। बियॉन्ड द पावर ऑफ आर्टिकल्स या बियॉन्ड पावर ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, अगर कंपनी ने कोई भी ऐसा काम किया जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में है, कंपनीज एक्ट उस काम की परमिशन नहीं देता, फिर भी आपने वो काम किया, तो ये काम क्या हो जाएगा, वॉइड। MOA कोई परमिशन नहीं दे रहा, जैसे अपने एग्जाम्पल लिया अभी, आपके MOA में लिखा हुआ है कॉस्मेटिक, आप कर रहे हो फूड बिजनेस, तो MOA के बियॉन्ड जाकर करोगे तो वो भी हो जाएगा वॉइड। ठीक है, तो पावर के बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक चीज सुनो ध्यान से, हमने पावर के बाहर जाके कोई काम किया, लेकिन जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है ना, शेयर होल्डर्स, मान लो ऑल शेयर होल्डर्स, मतलब 100% शेयर होल्डर्स, 100% शेयर होल्डर्स अग्री कर रहे हैं। क्या अग्री कर रहे हैं, तुमने पावर के बाहर जाके काम किया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो कर लो। क्या बोला, अगर शेयर होल्डर्स पावर के बाहर कोई काम है और वो तुम करोगे, उसको परमिशन दे रहे हैं ना, वो नहीं दे सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी परमिशन नहीं दे सकते। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल अपनी कंपनी है ABC लिमिटेड। ठीक है, ये जो कंपनी है ना, ये अभी टेक्सटाइल का काम कर रही है, मतलब इसके MOA में क्या लिखा हुआ है, इसके MOA में लिखा हुआ है कि ये कंपनी टेक्सटाइल वाला काम करेगी, करेक्ट। अब इस कंपनी के पास जो कंपनी के डायरेक्टर्स है ना, इन कंपनी के डायरेक्टर्स के पास कहीं से एक ऑफर आता है। क्या ऑफर आता है भाई, कि तुम है ना हमारे लिए कुछ एक सॉफ्टवेयर या हमारे लिए कुछ एक ऐप डेवलप करके दे दो। मतलब कौन से सेक्टर का काम कर दो, IT सेक्टर का काम कर दो। अब सबसे पहली चीज, कंपनी के MOA में टेक्सटाइल लिखा हुआ है, तो IT सेक्टर का काम करना कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, बियॉन्ड द पावर्स, मतलब अल्ट्रा वायर्स, मतलब वॉइड। ठीक है, अब डायरेक्टर्स ये बात जानते हैं,
पर जिसने ऑफर दिया ना वो बंदा बोल रहा है कि तुम्हारा जितना प्रॉफिट होता ना हम तुम्हें उससे डबल प्रॉफिट देंगे। मान लो नॉर्मली तुम्हारा प्रॉफिट होता है 10 करोड़ का, हम तुम्हें जो पैसा देंगे ना वो 10 करोड़ नहीं देंगे, सेम काम के लिए हम तुम्हें पैसा कितना देंगे 20 करोड़। यानी मार्केट में जो रेट चल रही है 10 करोड़, हम तुम्हें उसका डबल देंगे, अब तुम हमारे लिए काम करके दो। डायरेक्टर्स को लालच आ गई। डायरेक्टर्स ने क्या सोचा कि यार एमओए में लिखा हुआ नहीं है तो क्या हुआ, हम तो अप्रूव कर देते हैं। तो डायरेक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है, और काम वाम कर दिया। अब डायरेक्टर्स ने बुलाया शेयर होल्डर्स को। अब डायरेक्टर्स ने किससे बुलाया, शेयर होल्डर्स को, और उन्होंने शेयर होल्डर्स को पूरी बात समझाई। और पूरी बात समझा के क्या बोला कि देखो ऐसे ऐसे डबल रेट का ऑफर आया था, हम वेट नहीं कर सकते थे आपसे पूछने का, बियॉन्ड द पावर है तो क्या हो गया, पैसे तो मिल ही रहे हैं, प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। तो शेयर होल्डर्स को लालच दी, भयंकर लालच दी। शेयर होल्डर्स लालच में आ गए। शेयर होल्डर्स लालच में आ गए तो सारे के सारे शेयर होल्डर्स ने क्या कर दिया, रेटिफाई। ये रेक्टिफाई नहीं है, ये रेटिफाई है। ये वर्ड हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हैं, याद करो, कंफर्मेशन देना, ठीक है। तो कोई काम जो आपके पावर में नहीं है फिर भी उसको परमिशन मिल जाना, तो डायरेक्टर्स की पावर में नहीं था ये काम करना, फिर भी सारे शेयर होल्डर्स ने ये प्रॉफिट के लालच में उस काम को क्या कर दिया, रेटिफाई कर दिया। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, सारे शेयर होल्डर्स ने काम को रेटिफाई कर दिया है ना, अब तुम बताओ कि क्या ये काम, ये वाला आईटी वाला काम, ये वैलिड हो गया या अभी भी ये काम वॉइड रहेगा। वैलिड हो गया रेटिफाई करने के बाद या अभी भी ये काम वॉइड रहेगा। रिप्लाई करो ऐप पे, जल्दी करो, वैलिड है कि वॉइड है, आंसर दो। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, ये काम अभी भी वॉइड होगा। इसका मतलब जो एमओए के बाहर जाके आप काम कर रहे हो, चाहे उसको सारे शेयर होल्डर हाँ बोल दे, शेयर होल्डर एमओए से बड़े नहीं हो सकते। एमओए में वॉइड है ना, शेयर होल्डर्स का कितना ही प्रॉफिट हो रहा हो, शेयर होल्डर रेटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिखा था कि यहाँ पे रेटिफाई किया जा सकता है क्या, यहाँ पे रेटिफाई किया नहीं जा सकता है। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब एक तीसरी चीज सुनो, मान लो कोई चीज एमओए में तो लिखी हुई है बट इंट्रा वायर्स द एमओए। देखो कोई चीज है जो एमओए के इंट्रा वायर्स है। देखो अल्ट्रा वायर्स क्या होता है, बियॉन्ड द पावर्स, तो इंट्रा वायर्स क्या होता है, विद इन द पावर। इंट्रा वायर्स क्या होगा, विद इन द पावर। कोई चीज एमओए के विद इन द पावर है, एमओए में लिखी हुई है, और कहाँ पे लिखी हुई नहीं है, आर्टिकल्स में लिखी हुई नहीं है। तो अब एग्जाम्पल सुनो, सेम ही एग्जाम्पल सुनना, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। अपनी कंपनी थी एबीसी, क्या काम था इसका, टेक्सटाइल वाला काम था, ठीक है। इसके पास में एक आईटी सेक्टर का क्या आ गया, ऑफर आ गया। अब मान लो एक चेंज हम इस एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं कि कंपनी के एमओए में टेक्सटाइल भी अलाउड है और आईटी भी अलाउड है, दोनों काम करती है कंपनी। कंपनी दोनों काम करती है, टेक्सटाइल भी करती है, आईटी भी करती है, ठीक है। मतलब एमओए के इंट्रा वायर्स है, आईटी मतलब एमओए के विद इन द पावर्स, ठीक। बट आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स के पास पावर नहीं है। डायरेक्टर्स को पहले किससे पूछना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स से, ठीक है। डायरेक्टर्स के पास पावर नहीं है। अब है ना, अगेन डायरेक्टर्स के पास ऑफर आया, ऑफर आया तो क्या बोला उसने, डबल पैसे देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब डायरेक्टर्स लालच में आ गए, डायरेक्टर्स ने यस बोल दिया और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब डायरेक्टर्स ने बुलाया शेयर होल्डर्स को, अब उनको अगेन पूरी बात समझाई, और अब शेयर होल्डर्स को अगेन प्रॉफिट तो दिख ही रहा था, अब शेयर होल्डर्स ने रेटिफाई कर दिया। अब शेयर होल्डर्स ने क्या कर दिया, रेटिफाई। इसका मतलब एमओए के इंट्रा वायर्स था बट डायरेक्टर के या आर्टिकल के अल्ट्रा वायर्स था, पर शेयर होल्डर ने क्या कर दिया, रेटिफाई। अब मुझे बताओ, अब क्या ये वैलिड हो सकता है या अभी भी वॉइड रहेगा, बताओ। अब वैलिड हो सकता है क्या या अब भी वॉइड रहेगा,
अभी ये वैलिड हो सकता है, अभी ये वैलिड हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सबका आंसर करेक्ट है। देखो क्योंकि एमओए ने तो पावर दे रखी है ना, एमओए में तो लिखा हुआ है, डायरेक्टर के पास पावर नहीं है ना, तो शेयर होल्डर्स ने अगर हाँ बोल दिया तो ठीक है, चल जाएगा काम। तो इसका मतलब अगर क्या है, यहाँ पे अल्ट्रा वायर्स है तो रेटिफाई भी नहीं कर सकते, पर अगर आर्टिकल्स या डायरेक्टर के अल्ट्रा वायर्स है बट एमओए के इंट्रा वायर्स है तो कैन बी रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर्स, कैन बी रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर्स। एक काम करो, जो हमने कंटेंट लिखा है ना उसके नीचे एक नोट बना के ये लिख दो, ये टॉपिक पूरा। जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया? ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। अब है ना एक और चीज सुनो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। अब हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखो एक और जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले हमें पता है कि जो एमओए और आर्टिकल्स हैं, एमओए और आर्टिकल्स ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। याद है क्या, हमने जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था, कंपनी को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, हमने एक फॉर्म पढ़ा है स्पाइस प्लस, मतलब आप कंपनी को जब बना रहे हो ना तब इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ आपको क्या करना होता है, ये दोनों डॉक्यूमेंट भी आरओसी को लगाने होते हैं। कौन से, एमओए भी लगाना होता है और आर्टिकल्स भी लगाने होते हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट आरओसी के पास जाके क्या हो जाते हैं, रजिस्टर्ड, रजिस्टर होते ही ये दोनों डॉक्यूमेंट क्या बन जाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब है पब्लिक इसको देख सकती है। कैसे, हमने पढ़ा है ना, एमसीए की वेबसाइट पे जाओ, ओपन करो, फीस पे करो और आप देख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब पब्लिक का कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी के एमओए और आर्टिकल्स पढ़ सकता है क्या, हाँ पढ़ सकता है, ठीक है। और क्यों पढ़ सकता है, क्योंकि वो कैसे डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक। अब आगे सुनो, तो अब क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन जब कंपनी के साथ में क्या एंटर करेगा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी ट्रांजैक्शन में, कंपनी के साथ में आप कोई भी काम करोगे ना तो हम ये मानेंगे। यहाँ पे हमने वर्ड क्या बोला है, मान लेंगे, मतलब डीम्ड, मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, कि आप एमओए और आर्टिकल्स पढ़ के आए हो,
आप अगर कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो हम मान लेंगे आप एमओए और आर्टिकल्स पढ़ के आए हो, और सिर्फ पढ़ के नहीं आए हो, आप उसको सही तरीके से समझ के भी आए हो। तो एमओए और आर्टिकल्स पढ़ के भी आना है और उसको सही तरीके से समझ के भी आना है। कोई बंदा आके कंपनी को ये नहीं बोल सकता भाई आपने क्यों नहीं बताया, आपके एमओए में लिखा हुआ ही नहीं है। कंपनी की ड्यूटी नहीं बनती आपको कुछ भी बताने की, ड्यूटी सारी आपकी बनती है। आप पढ़कर आओ, पहले क्या पढ़ के आओगे, ये पढ़ के आओगे कि एमओए और आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों एमओए और आर्टिकल्स पढ़कर आना है, हम ये मान लेंगे कि आप पढ़ के आए हो। अब देखो आगे सुनो क्या बोला। देखो सबसे पहले हमने ये पढ़ा एमओए में बियॉन्ड द पावर, और ये पूरा हमने देख ही लिया। इसके बाद देखो क्या बोला, एमओए और आर्टिकल्स ये दोनों ही क्या होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट। जो बंदा कंपनी के साथ डील करता है हम ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, उसको पता है किसके बारे में, कंपनी के पावर्स और कंपनी के ऑब्जेक्ट के बारे में। हम ये मान लेते हैं वो एमओए और आर्टिकल्स पढ़कर आया है, ठीक है। अब एक काम करो, इसको ना कॉमन करो दोनों को, ये जो हमने लिखा ना पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वाला एंड ये वाला, इसको कॉमन करो और इसको लिखो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये जो हमने बात पढ़ी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पढ़कर आया है, मान लिया जाएगा, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। वॉइड वाले को हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि सामने वाले को पता है सही तरीके से कि एमओए और आर्टिकल्स में क्या चीजें लिखी हुई है। ठीक है। अब है ना एक केस लॉ सुनना, एक केस लॉ सुनना, पहले लिखना स्टार्ट करो। केस एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीच, वर्सेस रीच। इसमें लिखो एशबरी में ऑब्जेक्ट्स इन एमओए, ऑब्जेक्ट्स इन एमओए मेक और सेल रेलवे कैरेज business of mechanical engineers and contractors purchase and sell या लीज माइंस कोल टिम्बर एटसेट्रा। इसके बाद लिखो द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड विद रीच, या अलग से लिख लेना एशबरी provided finance to reach for construction
of railway lines and later cancelled the contract and Reach went to court. Engineer and contractor. चलो अब देखो, अपना ये केस है। देखो, एक केस में दो पार्टीज हैं, एक अपनी कंपनी है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी और एक पार्टी है रीच। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले ये जो अपनी कंपनी है ना, ये कंपनी एशबरी, इसके एमओए में जो ऑब्जेक्ट लिखे हुए थे ना, देखो ये सारे क्या क्या काम कर रही है। मेक एंड सेल, जो रेलवे के कैरेज, रेलवे के डब्बे होते हैं, उनको बनाती है, उनको बेचती है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर वाला काम है इनका। इसके अलावा माइंस, कोल, टिम्बर, जो वुड वगैरह होता है उसको सप्लाई करने का, सेल करने का, परचेज करने का, ये सारे काम है। ठीक है, अब ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, बट इसके ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी तुम्हें फाइनेंस दिख रहा है कि कंपनी पैसे सप्लाई करेगी कुछ काम करने के लिए? नहीं। इस कंपनी के ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी फाइनेंस देना, मतलब मनी देना कुछ काम कराने के लिए, वो अलाउड नहीं है। फिर भी इस कंपनी ने रीच को क्या सप्लाई किया? फाइनेंस सप्लाई किया, मतलब पैसे दिए। और पैसे क्यों दिए? ताकि रीच उनके लिए क्या बनाए? रेलवे लाइंस बना सके। क्या बात समझ में आई? एमओए में फाइनेंस करना अलाउड है क्या? नहीं है। फिर भी इस कंपनी ने रीच को फाइनेंस दिया, पैसे दिए। क्यों? ताकि वो रेलवे लाइंस को क्या करे? कंस्ट्रक्ट करे। ठीक है, और इस कंपनी ने इस चीज को रेटिफाई करवा लिया बाय शेयर होल्डर्स। एमओए में तो नहीं था, एमओए के बियॉन्ड था ना, बट इस कंपनी ने क्या करा? रेटिफाई करा लिया, शेयर होल्डर्स से पूछ लिया कि, और शेयर होल्डर्स ने हाँ बोल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? बाद में कंपनी को रियलाइज हुआ कि यार ये तो हमने गलत किया। अभी मैंने बात पढ़ी ना, एमओए में लिखा हुआ नहीं है तो क्या वो रेटिफाई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कंपनी को भी अक्कल आ गई, और जैसे ही कंपनी को अक्कल आई वैसे ही कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया? कैंसिल। क्या बोल के? गलती हो गई हमसे तो। ठीक है, तो अब रीच को गुस्सा आ गया कि यार ऐसे कैसे गलती हो गई। रीच पहुंच गया कोर्ट में, और रीच ने कोर्ट में जाके क्या बोला भाई? कि कंपनी ने तो मुझे बताया ही नहीं था। क्या नहीं बताया था? कि फाइनेंस वाला काम अलाउड नहीं है। और दूसरी बात, कंपनी के शेयर होल्डर्स ने परमिशन दी है। तो रीच कोर्ट में जाके क्या बकवास करने लग गया कि कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने किया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रीच ने कोर्ट में क्या बोला? कंपनी ने क्या किया है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से पहले मना कर दिया। अब मना कर दिया तो रीच का तो नुकसान हो गया, क्योंकि रीच ने आधा काम तो कर ही दिया था ना, रेलवे लाइंस बन गई थी। अब बोल रहे हैं हमें जरूरत ही नहीं है इसकी, हम बाकी पैसा देंगे ही नहीं तुम्हें। तो अब रीच का नुकसान हो गया। तो रीच ने कोर्ट में जाके क्या बोला भाई? ऐसे बोला कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट का क्या किया है? ब्रीच, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मानी है, तो गलत है यहाँ पे एशबरी कंपनी। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे गलती एशबरी कंपनी की है कि गलती रीच की है? गलती किसकी है? क्या रीच सही बोल रहा है? क्या कंपनी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है?
क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से रीच को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए? बताओ जल्दी करो। रीच बोल रहा है मुझे बताया ही नहीं था आपने। बिल्कुल, रीच को कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। देखो पहली बात, कॉम्पनसेशन तो तब मिलता जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब होता जब कॉन्ट्रैक्ट होता। पहली बात तो ये बताओ कि जो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड था कि वॉइड था? ये तो पहले से ही वॉइड है ना। कॉन्ट्रैक्ट तो तब बनता जब वैलिड होता, ये तो वॉइड ab इनिशियो है, बिगिनिंग से ही वॉइड है। वॉइड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, और जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है? पॉसिबल है क्या? पॉसिबल भी नहीं है। तो इसीलिए क्या बोला, पहली बात तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं आती, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज इसने बोला रीच ने मुझे बताया क्यों नहीं, तो अभी अपन ने डॉक्ट्राइन पढ़ा ना, कौन सा? सेकंड वाला, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है भाई? रीच को पहले पढ़ के आना चाहिए था। क्या? एमओ और आर्टिकल्स। कंपनी की ड्यूटी नहीं बनती आपको बताने की, आपकी ड्यूटी बनती है भाई। क्या ड्यूटी बनती है? कि आप पढ़ के आओ और उसको सही तरीके से समझ के भी आओ। ठीक है, तुम नहीं पढ़ के आए, तुमने गलत समझ लिया, कंपनी की ड्यूटी नहीं बनती। ठीक है, तो कोर्ट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या डिक्लेयर कर दिया? नल एंड वॉइड। क्या डिक्लेयर कर दिया? नल एंड वॉइड। और यहां पे दोनों डॉक्ट्राइन्स आ जाएंगे आपके, डॉक्ट्राइन्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स भी आ जाएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी आ जाएगा। जो अपन ने भी दोनों डॉक्ट्राइन पढ़े हैं वो दोनों डॉक्ट्राइन यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्या ये केस सबको समझ में आ गया? किसी को भी इस केस में प्रॉब्लम है तो पूछो। इसका मतलब आप केस कर ही नहीं सकते हो अगर कोई एक्टिविटी कौन सी है? अल्ट्रा वायर्स है। अब एक बात सुनो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो, कंपनी कैन नाइदर स्यू नॉर बी स्यूड ऑन एन अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन। मतलब केस ना तो कर सकते हो ना हो सकता है, क्योंकि अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन तो ट्रांजैक्शन ही नहीं है ना, वॉइड है ना। वो तो वॉइड है तो ना तो आप केस करोगे ना केस होगा। तो जो रीच ने केस किया वो केस करना ही वैलिड नहीं था। ठीक है, चलो विद दिस अपने दो डॉक्ट्राइन्स हो गए हैं। मेनली तो यही वाला है फर्स्ट, और जो ये वाला है ये तुम्हारी बुक में अलग से तो नहीं दे रखा है, बट फिर भी इसका नाम याद कर लेना। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट वाली बात है ये कहां पर लिखी हुई है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। चलो अब बनाओ नेक्स्ट हेडिंग। एक काम करो, पहले यही लिखो, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जो नेक्स्ट वाली हेडिंग है उसको समझने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कंटेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसमें लिखो MOA and articles are public documents, therefore every person dealing with the company is deemed to have read and understood them in their correct sense. In their correct sense. Because they are available for public
inspection. इसके बाद लिखो, इट इज अ नेगेटिव डॉक्ट्राइन बिकॉज it protects company against outsiders. अब बनाओ नेक्स्ट हेडिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. इसमें लिखो, इट इज एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे DOIM, इंडोर मैनेजमेंट, और कंस्ट्रक्टिव नोटिस को हम शॉर्ट में बोलेंगे DOCN, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. इसमें लिखो, एज पर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट outsiders are not deemed to have notice of internal affairs of the company. Not deemed to have notice of internal affairs of the company. इसके बाद लिखो, doctrine of indoor management is also called Turquand rule. Is also called Turquand rule. इसमें केस का रेफरेंस दो, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वैंड. रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वैंड. ठीक है, इसके बाद में केस लिखो, रॉयल ब्रिटिश बैंक इसमें लिखो यहां पे, given a bond to Turquand
एक काम करो, ये केस अपन कल ही पढ़ेंगे, अभी टाइम हो जाएगा। केस तक का नाम लिख के और छोड़ दो। नहीं रुक जाओ, इतना तो समझाना है, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है। केस को कल समझेंगे, ऊपर जितना लिखा है ना उतना अभी समझ रहे हैं, क्लास ओवर नहीं हुई है। इसको हटा दो, ये कल पढ़ेंगे। यहां तक सुनो, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखो ये तो अपन ने अभी पढ़ा ही था, एमओए और आर्टिकल्स दोनों ही क्या होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट। और क्या बोला, जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील करेगा वो पर्सन हम ये मान लेंगे कि वो पढ़कर भी आया है और सही तरीके से समझ के भी आया है। वो बंदा आपसे आके ये नहीं बोल सकता भाई मुझे समझ में नहीं आया, आप समझाओ, आपकी ड्यूटी है, नहीं, उसकी खुद की ड्यूटी बनती है वो समझ के आए। अच्छा से समझ में नहीं आ रहा तो लॉयर को हायर करो, सीएस को हायर करो, एडवाइस लो लोगों से, समझो, आपकी ड्यूटी है, आप लीगल जो है एडवाइस ले सकते हो। तो हम तो ये मान लेंगे आप पढ़ के आए और आप समझ के भी आए हो, ठीक है, क्योंकि पब्लिक में हम ये डॉक्यूमेंट चेक कर ही सकते हैं ना, बिकॉज दोनों ही क्या हो जाते हैं, आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। अब देखो क्या बोला, ये जो डॉक्ट्राइन है ना ये नेगेटिव है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव है, ये आउटसाइडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, देखो क्योंकि यहाँ पे हम बाहर वालों पे ऑब्लिगेशन डाल रहे हैं, भाई तुम्हारी ड्यूटी है, तुम पढ़ के आओ, तुम्हारी गलती है, हम तो कुछ नहीं बताएंगे। तो ये कंपनी को तो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट, और बाहर वालों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। तो बाहर वालों के लिए ये क्या है, नेगेटिव। तो अब बाहर वालों को आपने यहाँ पे सेफ्टी नहीं दी ना, कंपनी को प्रोटेक्ट किया ना, तो ऐसा भी तो कुछ लेके आओ जहां पे तुम कंपनी के अगेंस्ट बाहर वालों को सेफ्टी दो। ऊपर वालों में कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इस वाले में हम आउटसाइडर को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इस वाले में हम क्या काम करेंगे, आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ना, ये देखो नाम क्या है, इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर का मतलब है यहाँ पे इंटरनल मैनेजमेंट। इंडोर का मतलब क्या है यहाँ पे, इंटरनल मैनेजमेंट। और क्या बोला, ये डॉक्ट्राइन एक्सेप्शन है, क्योंकि ऊपर वाले में हमने क्या बात की थी, कंपनी को प्रोटेक्ट करो, इस वाले में आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करो, तो इसीलिए उल्टा हो गया ना उसका, इसीलिए इसको क्या बोला, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो किसको, आउटसाइडर को। तो क्या बोला, देखो यहाँ पे आउटसाइडर जो है ना, हमने बोला एमओए और आर्टिकल तो आप पढ़ के आओगे, ठीक है, पर ये डॉक्ट्राइन क्या बोल रहा है, उनको सिर्फ एमओए और आर्टिकल पढ़ना है। कंपनी इंटरनली कैसे काम कर रही है, क्या कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या वो जानने की जरूरत बाहर वालों को है, क्या नहीं है, ठीक है। मतलब बाहर वालों को सिर्फ एमओए आर्टिकल्स पढ़ने हैं, इंटरनली कैसे काम हुआ क्या नहीं हुआ, इंटरनल काम जानने की जरूरत नहीं है बाहर वालों को। और इसके लिए भी ये केस लॉ है, केस लॉ का नाम क्या है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैन, ठीक है, ये केस लॉ है। ये केस लॉ में पूरा समझाया गया है कि किस तरीके से बाहर वालों को हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अब ये क्या है केस लॉ, तो अपन कल ही बात करेंगे, अभी बस तुम्हें कितना सा याद रखना है, केस लॉ का नाम याद रखना है, और इसको हम और क्या बोलते हैं, टर्कवैन रूल भी बोलते हैं, ठीक है। चलो तो ये तो अपन कल पढ़ेंगे। अच्छा ये एरो सॉरी ऐसे आएगा, इसको छोड़ दो अभी, इसको अपन कल ही कंप्लीटली लिख लेंगे, यहां तक लिख के छोड़ देना।